हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स ए यूनिट ऑफ केसीजेड। माई सेल्फ डॉक्टर रवित। तो फॉरेस्ट्री के एग्जाम के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने थे हमने। तो आज वाले टॉपिक में हमने रखे हैं केमिस्ट्री के मेटलर्जी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाले रखे हैं। इससे पहले वाले सेशन में आपने देखा कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन लाए थे 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी कि जैसे क्वेश्चन वहाँ पर थे वैसे वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ रहे हैं, क्योंकि बात मेटल्स की ही चल रही है, कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है या उनकी रिएक्शंस कैसे होती है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज इन ओर्स, उसको क्या बोला जाता है कि ओर्स में जो इंप्योरिटीज मिलती है हमें, एक तो हमें ओर से निकालना क्या पड़ता है, ओर से हम निकालते हैं मेटल, उसके अलावा हमें एज इट इज नहीं मिलता है, उसमें गंदगी भी होती है, बहुत सारी अर्थी पार्टिकल्स, उसी को जो इंप्योरिटीज होती है उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, गैंग, सिल्ट, डेब्रिस, पेल्ट। जिसको पता नहीं है तो उसके लिए सारी टर्म्स एक जैसी लगेगी, क्योंकि सारे का सारा एक हिसाब से वेस्ट के लिए बताया जाता है। डेब्रिस हो, सिल्ट हो, पेल्ट हो। पेल्ट थोड़ा सा दूसरी टर्म है, वूल की वैरायटी को बोला जाता है पेल्ट कुछ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो होता है गैंग। जो अर्थी इंप्योरिटीज होते हैं हमारी ओर में, तो उसको गैंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ओर ऑफ मरकरी इज कॉल्ड। मरकरी की ओर को क्या बोला जाता है? सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है फिलहाल। मरकरी की ओर को बोला जाता है सिनेबार। मालाचाइट और कैलामाइन जो है, कैलामाइन मैं बता दूं ऐसे, ये जिंक की होती है। कैलामाइन किसकी होती है? जिंक की। और इसके अलावा जो मालाचाइट है वो भी जिंक की ही है। पायराइट जो है आपने देखा होगा, आयरन पायराइट, वो आयरन की ओर के लिए बोला जाता है ऐसे। जो आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट भी होती है। मैंने जर्नली पायराइट डाल दिया है ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिनेबार। मरकरी की ओर को सिनेबार बोला जाता है। और रही बात मालाचाइट और कैलामाइन की, वो जिंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सिनेबार इज रिड्यूस्ड टू। जब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, मैं बता देता हूं। व्हेन सिनेबार इज रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब सिनेबार को HgO में रिड्यूस किया जाता है तो हमारे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन में आपको दिख रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और SO2। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 SO2। SO3 करेक्ट मत करना, क्योंकि हमारे पास जब HGS जो है उसको रिड्यूस किया जाता है HgO में, तो HGS प्लस HgO, तो हमारे पास बनता है, एक तो मरकरी जो मेटल हमें चाहिए वो मिल जाता है, और इसके अलावा हमारे पास SO2 गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? SO2। O2 भी नहीं होता है, SO3 भी नहीं होता है, CO2 भी नहीं होता है। याद रखना, SO2 गैस निकलती है जब सिनेबार, दैट इज द ओर ऑफ मरकरी, उसको रिड्यूस किया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्साइड ऑफ विच मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाई हीटिंग अलोन। मेटल्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होते हैं हाई रिएक्टिव वाले, उसके बाद आते हैं जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले होते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट, और उसके बाद होते हैं लीस्ट रिएक्टिविटी वाले। और जो लीस्ट रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, क्योंकि वो ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो फ्री स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं। कंप्लीट फ्री स्टेट भी नहीं बोल सकते, कह सकते हैं ऑक्साइड वगैरह में, क्योंकि उनको इजिली रिड्यूस किया जा सकता है। और ये पूछ रहा है ऑक्साइड किसके जो होते हैं जिनको हम सीधा हीटिंग करके ही रिड्यूस कर पाते हैं, वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिविटी वाले। हाई रिएक्टिविटी नहीं, मीडियम रिएक्टिविटी नहीं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यस। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के ऑक्साइड्स को हम डायरेक्टली हीटिंग करके मेटल्स बना सकते हैं। और रही बात जो मीडियम रिएक्टिविटी के है, मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए हमें स्पेशल कोई रिएजेंट चाहिए, जैसे हम कोक का यूज करते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं उसको, वहां पे अलग अलग रिएजेंट्स को यूज किया जाता है ताकि हम उनको रिड्यूस करके फ्री मेटल बना सके। और जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनको क्या किया जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, इसलिए वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके करंट देके उनको फ्री मेटल प्रोड्यूस कराते हैं। तो जिनके ऑक्साइड को हम डायरेक्टली हीटिंग करके निकाल सकते हैं वो होते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। भाई मेन तो हमारे पास दो टाइप की ऑक्साइड ये ओर्स रहती है, या तो सल्फाइड ओर होती है, या हमारे पास कैल्शियम वाली जो होती है कार्बोनेट ओर होती है। सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन है अभी, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। भाई जो भी ओर होती है, चाहे वो सल्फाइड हो या
कैल्शियम वाली कार्बोनेट वाली हो, तो उनको रिड्यूस किया जाता है ऑक्साइड में, उसके बाद वहां से फ्री मेटल निकाला जाता है। तो जो सल्फाइड वाली ओर होती है, जब उसको रिड्यूस किया जाता है ऑक्साइड में, तो किस में ऑप्शन है हमारे पास, हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग स्लाइटली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और फोर्थ ऑप्शन है हीटिंग स्लाइटली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन सेम सेम आ गया है, इसका था फोर्थ ऑप्शन चेंज था, यहाँ पे लिखा गया था मेल्टिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो फोर्थ वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया होगा आपको कि ये वाला आंसर हो नहीं सकता। जो सल्फाइड ओर होती है उनको ऑक्साइड में रिड्यूस किया जाता है हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग याद रखना कि सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया जाता है, और जो कार्बोनेट वाली ओर होती है उनकी कैल्सिनेशन की जाती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में शायद वही होगा, वहां देख लेंगे। तो जो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बनाया जाता है तो उनको हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में किया जाता है, उनके लिए एयर होना जरूरी रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा एक्सेस एयर। और आपको दिख रहा होगा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के। डिफरेंस क्या है, हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर भी हीटिंग प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में है लेकिन स्लाइटली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही वाला ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ लिंक वाला, इसलिए साथ साथ है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड। सल्फाइड ओर को जब ऑक्साइड में सल्फाइड की जो ओर होती है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देख लो पहले। हमारे पास कैल्सिनेशन है, स्मेल्टिंग है, रोस्टिंग है, और चौथा है नन। कैल्सिनेशन नहीं होता, मैंने आपको बोल दिया। कैल्सिनेशन होती है कार्बोनेट वाली ओर को, कार्बोनेट दैट इज CO3 2 नेगेटिव वाली। और स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मेल्टिंग की, इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। स्मेल्टिंग तो वो आ गया जहां पे आयरन को आयरन की जो ओर्स होती थी उनको हम कोक को यूज करके रिड्यूस कराते थे। जो मैंने बोला था कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनके ओर्स को हम डायरेक्टली हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई कैटलिस्ट होना चाहिए। तो वहां पे कोक जैसे कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो उस रिएक्शन को स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है रोस्टिंग, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया कार्बोनेट का। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको। द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय। कार्बोनेट्स ओर को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड को फिर जाके मेटल देगा। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर भी देखो ऑप्शन सेम सेम देंगे। हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ए एंड बी आर करेक्ट, और चौथा है मेल्टिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन। ऑप्शन सेम सेम ही होंगे क्योंकि डिफरेंस क्या है, ये कार्बोनेट्स ओर है, वो सल्फाइड ओर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। और दूसरा अगर आप देखो कौन सा, रोस्टिंग वाला, वहां पे था हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। वहां पे ऑक्सीजन देनी पड़ती, एयर देनी पड़ती है, क्योंकि वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। वहां पे एयर चाहिए होती है, लेकिन कार्बोनेट ओर में कोई भी हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देते, या लिमिटेड एयर दे दो वो चलेगा, लेकिन वहां पे एक्सेस एयर नहीं दी जाती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस पे वही होगा कि कार्बोनेट ओर की जो ऑक्साइड में बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड। पहला वाला क्वेश्चन था वो कि सल्फाइड वाली ओर को जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। उस चीज के लिए हमने बोला था रोस्टिंग, तो पहला वाला ऑप्शन ये यहीं से एलिमिनेट हो गया, उसको रोस्टिंग नहीं बोलते हैं। स्मेल्टिंग मैंने बोल दिया था आपको वही क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्सिनेशन। मेल्टिंग तो ऐसे ऑप्शन डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने खुद से पिक करके डाले हैं, इसलिए आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। वहां पे थोड़ा सा मैंने ट्रिक खेली है ताकि आपको ये पता लग सके कि पेपर में ऐसी चीजें हो सकती है। स्लाइट डिफरेंस रहेगा। हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। अब क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन है Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा के आगे बन रहा है Mn + Al2O3 + हीट। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज। सबसे पहले तो बता दूं इसको प्रिंटिंग एरर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा, मैं करेक्ट करा देता हूँ, यहाँ पे होगा Fe। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है जब ये Fe2O3 बन रहा है Fe में और एल्युमिनियम बन रहा है Al2O3 में, और Fe2O3 जा रहा है Fe में, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। इस रिएक्शन को बोला जाता है
थर्माइट रिएक्शन। इसके बारे में मैं आपको एडिशनल चीज भी बता देता हूँ। ये जो हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग वाली रिएक्शन जो होती है वो थर्माइट रिएक्शन ही होती है। जैसे हम कुछ लोहे को एक दूसरे को जुड़ाते हैं, होता क्या है, जो वो रॉड यूज की जाती है सोल्डर वाली, जिससे वो सोल्डर नहीं बोलते, वो वेल्डिंग वाली वायर्स होती है अलग से, वो एल्युमिनियम के रॉड्स होते हैं। क्योंकि जो Fe2O3 है हमारे पास आयरन, ऑक्सीजन हवा मॉइस्ट एयर होती है, वहां से उसकी रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है, Fe2O3 बन जाता है वो। जब उसको अगर हमने मेल्ट करा के जुड़ाना है तो होता क्या है, एल्युमिनियम के रॉड को यूज किया जाता है, वो खुद बन जाता है Al2O3 में, और इसको रिड्यूस कर देता है Fe3 प्योर आयरन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। बाद में ये कूलिंग की वजह से उसको पूरा जुड़ा देता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ये वेल्डिंग वाली रिएक्शन होती है। बाकी रही वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, तो आपको पता ही होगा ये वाली रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। कौन सी, वुड्स रिएक्शन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, फिटिग रिएक्शन भी ऑर्गेनिक की है, कोल्बे रिएक्शन तो इलेक्ट्रोलिसिस वाली आ गई अलग। तो हमारे पास जो ये वाली रिएक्शन है इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, वेल्डिंग वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्माइट रिएक्शन पर ही है। थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो पहली वाली रिएक्शन में आपने खुद देख लिया कि जो Fe2O3 था वो कन्वर्ट हो रहा था Fe में, और जो एल्युमिनियम के रॉड्स लिए गए थे जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, तो एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा था, Al2O3 में। तो उससे हमें एल्युमिनियम मिलता है, बिल्कुल नहीं, एल्युमिनियम के लिए नहीं किया जाता है। वो इसलिए करते हैं ताकि जिस मेटल को आयरन वाला था उसको ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्ट हो गया था, उसको हम दोबारा से प्योर आयरन के फॉर्म में रख सके और वो ब्रोकन पार्ट्स को जुड़ाने में मदद कर दे। तो वहां पे हमें एल्युमिनियम के लिए नहीं किया जाता, वो हमें आयरन निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये फॉल्स होगा। एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स डाल दिया मैंने ये वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है। थर्माइट रिएक्शन जो होती है वो एल्युमिनियम को प्रोडक्शन के लिए नहीं होती, एक्सट्रैक्शन के लिए, वो आयरन के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्माइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्माइट रिएक्शन को माइनिंग, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया के फॉर्मेशन, बॉश प्रोसेस। दूसरा है गोल्डस्मिथ प्रोसेस बोला जाता है किसको, बॉश प्रोसेस यही होता है, जो हैबर्स प्रोसेस है इसी का दूसरा नाम बॉश है, क्योंकि हैबर बॉश ने वो इस रिएक्शन को बताया गया था, इसलिए बॉश प्रोसेस ऑप्शन रखा गया है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोल्डस्मिथ प्रोसेस। तो याद रखना थर्माइट रिएक्शन को गोल्डस्मिथ प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो उनसे अगर हमें प्योर मेटल निकालना पड़ता है तो वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जाती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कुछ और ही पूछा है इधर क्वेश्चन में फिलहाल। ये बोला है मेटल जो होता है वो कैथोड पर मिलता है, मेटल जो होता है एनोड पर मिलता है, गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, नन ऑफ द अबव। आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं जो मेटल होता है वो हमारे पास कैथोड पे मिलता है, जो मेटल होता है हमारे पास वो कैथोड पे मिलता है। राइटिंग का देख लेना यार, थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में जाके ये ऐसी ही बन गई है। मेटल का बन जाता है, मेटल कहाँ पे मिलता है हमारे पास, कैथोड पे, और जो गैस लिबरेटेड होती है वो जाती है एनोड पे। इसको याद रखने का तरीका शॉर्टकट है यार। मेटल क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने की आदत है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने इसने, लूज, लॉस करने हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए। कैथोड जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड पता है आपको पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए मेटल कहाँ चले जाता है, कैथोड पे। इसको इलेक्ट्रॉन देने और इसको लेने, इसलिए। और गैस के केस में उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किसके पास जाता है, एनोड के पास, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज ले सकता है उसका। तो जो नेगेटिव होगा वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव है तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है वहाँ। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन था इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मेटल का पूछा गया है। गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, गैस हमारे पास एनोड पे मिलती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोला गया है। बोथ एनोड एंड कैथोड आर ऑफ प्योर मेटल, बोथ एनोड एंड कैथोड आर ऑफ इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड इम्प्योर मेटल इज मेड कैथोड। और चौथा ऑप्शन है इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड प्योर मेटल इज मेड कैथोड। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे सेम सेम, ये स्लाइट डिफरेंसेस हैं। तो देखना वहां पर ऐसे जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलत करके आ जाते हैं। इस चीज में आप जरूर याद रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है
उसमें जो एनोड होता है वो इम्प्योर रखा जाता है। एनोड जो होता है इम्प्योर रखा जाता है और जो कैथोड होता है वो प्योर मेटल को रखा जाता है। कैथोड जो होता है प्योर मेटल को रखा जाता है। अब होता क्या है, एनोड मेटल को इम्प्योर रखा जाता है, जो हमारे पास मेटल निकाला गया एक्सट्रैक्शन करके उसको फर्दर और प्यूरिफाई करना है, उसको एनोड बना दिया जाता है। होता क्या है, सोल्यूशन टैंक में एनोड टूट टूट के सोल्यूशन में आएगा और वहां से वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। कैथोड पे हम प्योर मेटल रख देते हैं ताकि जो प्योर मेटल एनोड से डिजोल्व होके आ रहा है नीचे वो कैथोड पे स्टिक कर जाए और हमारे पास प्योर मेटल मिल जाए। तो याद रखना, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाता है। कहाँ? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में डिफरेंस देख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड जो होता है वो इम्प्योर रखा जाता है और प्योर वाला हमें कहाँ मिलता है? कैथोड पर। और यहीं से आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है कि जैसे बहुत सारे मेटल्स को हम जहाँ माइनिंग की जाती है तो वहाँ से जब मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी, तो वहाँ पे जो एनोड, जैसे मैंने बोला एनोड जो इम्प्योर मेटल का बनना है, इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ है। इम्प्यूरिटीज़ किसकी हो सकती है? वो गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, ताकि वो हमें, अगर हमें कॉपर चाहिए तो कॉपर में गोल्ड सिल्वर का काम नहीं है, इसलिए इसको प्यूरिफाई करके हम क्या बना रहे हैं? प्योर कॉपर। तो जो इसको इम्प्यूरिटीज मानी गई है, जैसे गोल्ड सिल्वर वो हमारे काम की नहीं है वहाँ कॉपर के लिए, इसीलिए उसको इम्प्यूरिटी कहा गया है। वो डिजोल्व होगी, एनोड, ये एनोड था हमारे पास इम्प्योर, तो वो इसके नीचे सेटल हो जाती है बॉटम ऑफ द टैंक पे, तो उसको बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड में हमारे पास बहुत कीमती मेटल वगैरह मिल जाते हैं। असली में तो उसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकाला जाता है। गोल्ड सिल्वर बहुत महंगे होते हैं, पता ही है। तो वही चीज़ है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। याद रखना, जो एनोड होता है वो इम्प्योर रखा जाता है और जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज कॉल्ड। पहले ही मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना वहां पर, ये इस चीज का जरूर ध्यान देना कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर जो मेटल हमें मिल जाता है समहाउ, जो हम पूरा मैनेज कर देते हैं, जैसे मेटल निकाल दिया ब्लॉक, वो फिर भी इम्प्योर होता है, उसको फर्दर एक्स्ट्रा इम्प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। तो वहां पर हमने देख लिया था पहले कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाता है और जो प्योर मेटल डिपॉजिट होता है वो कैथोड बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेपरेट होती है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एनोड मड। क्योंकि हमारे पास एनोड जो था वो इम्प्योर मेटल का बना था, वो डिजोल्व हो रहा है तो इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाएगी, उसको बोलते हैं एनोड मड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकेस आपको अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि एमसीक्यूज और भी कराने के लिए है, आपको कोई समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द मस्ट मेटल इन अमेलगम इज। अमेलगम एक एलॉय की तरह ही होता है, दो मेटल्स होते हैं। तो वन ऑफ द मस्ट मेटल इन अमेलगम, अमेलगम में एक मेटल हमेशा फिक्स रहता है, दूसरा मेटल आप वेरी कर सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, लेकिन जो एक मेटल हमेशा अमेलगम में फिक्स रहेगा, अमेलगम में एक मेटल जो हमेशा फिक्स रहता है वो कौन सा होता है हमारे पास? वो होता है मरकरी। जो कि पिछले वाले सेशन में आपने देखा था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मरकरी, जो ऑप्शन में था कि कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, वो था मरकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मेटल मस्ट रहता है अमेलगम में होना ही चाहिए वो रहता है मरकरी, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। कभी हमारे पास कुछ वायर वगैरह जुड़ानी होती है तो जो मैकेनिक होता है ठीक करता है, उसके पास एक मेटल जैसा रहता है जिससे वो जुड़ा देता है, उसी को सोल्डर बोलते हैं। तो सोल्डर किसका बना होता है? वो लेड और टीन का बना होता है। कैसे याद रख लोगे? लेड और टीन, लैटिन जैसा प्रोनाउंस हो रहा है तो याद रखना सोल्डर कैसा है? लैटिन। लैटिन एक लैंग्वेज है, आपको पता ही होगा, ग्रीक एंड लैटिन, तो वैसे ही लैटिन याद रख लेना सोल्डर का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके अलावा आपके पास ये नीचे है कॉपर जिंक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना दिए। कॉपर जिंक तो आपको पता ही होगा ये किसका है, ये है ब्रास का। ब्रास भी एक एलॉय है जिसमें ये दो मेटल होते हैं। इसके अलावा आपने पहले वाले सेशन में देखा था, वहाँ हमने ब्रॉन्ज का भी पूछा था, और उसमें आपने ये भी देखा था कि जो कॉपर प्लस टिन है वो प्यूटर,
जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे पहले, आज भी होते हैं, रेयरली यूज होते हैं। कॉपर टिन वो प्यूटर इसी का होता था। तो सोल्डर किसका होता है? लेड और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन की ये 3 फॉर्म्स होती है जब उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तीन स्टेजेस बनती है अलग अलग। एक होता है पिग आयरन, फिर होता है कास्ट आयरन और होता है रॉट आयरन। तो जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमारे पास बनता है पिग आयरन। जब उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है तो फिर बनता है हमारे पास कास्ट आयरन। जब उसको फर्दर और प्यूरिफाई किया जाता है फिर बनता है रॉट आयरन। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की तो वो कौन सी रहती है हमारे पास? वो रहती है रॉट आयरन की। और इसके अलावा जैसे ये बहुत जगह जो मेटल को यूज किया जाता है तो वो किस फॉर्म में? कास्ट आयरन को यूज करते हैं, क्योंकि वो इजीली कास्टिंग उसका जिस फॉर्म में हमें बनाना है वो बन सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई कॉमोडिटी बनानी है आयरन की, तो वो कास्ट आयरन की बनती है। लेकिन ऐसे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है वो रॉट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज सेपरेटेड बाय वैन आर्किल मेथड। तो देख लो इस क्वेश्चन, यहाँ वाले ये जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं एज इट इज जो मैं बोलूँ उसको याद कर लेना, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस कैसे होते हैं वैन आर्किल मेथड ये आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं भी पता होगा तो आप अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ये वैन आर्किल मेथड और एक और प्रोसेस है उसका क्वेश्चन भी रखा हुआ है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। जो वैन आर्किल मेथड होता है इसका याद रख लेना कि वैन आर्किल याद रख लेना कोई मूवी है उसका टीजर TI+ZR उसका टीजर रिलीज हो रहा है, वहां से याद रख लेना कि जो वैन आर्किल मेथड है वो किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है? टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा TIZR। ट्रिक याद रखने की क्या है? वैन आर्किल एक मूवी है जिसका टीजर रिलीज होने जा रहा है, तो बाकी ये जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे गलत है। वैन आर्किल मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए, TIZR। जरूर याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस हैं इसके आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स ए नॉन मेटल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। पहले वाले सेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, वहां पर भी मैंने आपको इसकी डिटेल दे दी थी। क्या बताया था मैंने कि ऑप्शन इधर ही है, देख लेते हैं। ब्रॉन्ज है हमारे पास, ये तो अभी तक कितनी बार डिस्कस कर लिया। ब्रॉन्ज किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील का भी बता दिया था, इधर अभी स्टील का पूछा है। बेल मेटल का और इनवार जो है अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये भी देख लेते हैं। ब्रॉन्ज का अभी भी हमने पहले देख लिया, ब्रॉन्ज का कॉपर प्लस टिन से बनता है और ब्रास का कॉपर और जिंक से बनता है। स्टील का पहले दूसरे देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर स्टील है, इसको हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। बाकी बचता है हमारे पास बेल मेटल। बेल मेटल में याद रख लेना QT, याद रख लेना, ये तो याद रह ही जाएगा बेल मेटल का QT। इसके अलावा अगर गन मेटल होता है, ये भी एक एलॉय ही होता है गन मेटल, इसमें भी यही होता है QT कंपलसरी है, QT और या एक ऐड कर देना जिंक, QTG। और जो हमारे पास बेल मेटल है उसमें आ गया QT, कॉपर और टिन। और जो गन मेटल में एक और ऐड हो जाता है वो होता है जिंक। मैक्सिमम यही होता है 80-82%, 7-8% ये होता है, थोड़ा बहुत ये होता है। इसमें भी सेम ही है रेशो का। तो उसके बाद जो स्टील है हमारे पास, इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टील जो है उसमें होता है आयरन प्लस कार्बन। इसका मैंने बताया था कितना परसेंट होता है, 0.05% होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, कॉपर टिन दोनों मेटल है। पूछा गया है कौन से एलॉय में से एक कंपोनेंट नॉन मेटल होता है। पहले भी बता दिया था कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और वो किस में पाया जाता है? स्टील में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टील। और रही बात चौथा इनवार, अगर इनकेस ये क्वेश्चन तो यहाँ पर था, दूसरा अगर लेट करो वहां पर ये पूछ दे कि इनवार बताओ, इनवार में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसको आप यहीं से याद रख लेना। एक IN है तो इसको उल्टा करके एक कंपोनेंट होता है निकल, और दूसरा I और R, दूसरा बन जाता है आयरन। निकल और आयरन, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ट्रिक याद करने की IR। निकल और आयरन होता है किसमें? इनवार में। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा मेटल एलॉय है जिसमें नॉन मेटल कंपोनेंट रहता है, उसका आंसर हमारे पास स्टील आ जाएगा। अगर स्टेनलेस स्टील भी ऑप्शन में होगा तो वहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा क्रोमियम यूज किया जाता है, और क्रोमियम खुद एक मेटल है, आयरन तो है ही मेटल, तो वो भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अलग अलग मिल गए, 5-6, क्योंकि मैंने 2 अलग से और भी डिस्कस किए, दैट इज ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि एमसीक्यू करने क्यों ज़रूरी रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारी तैयारी हो जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मोन्ड्स प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई। मैंने आपको पहले बोल दिया जो वैन आर्किल मेथड था, जो टीजर मैंने बोला था ट्रिक, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो था वैन आर्किल मेथड। एक और प्रोसेस है जो स्पेशली जिनको, अगर बहुत सारों ने तो ये मुझे लग रहा है पढ़ ही लिया होगा, अगर जिनको नहीं पता है वो वाला और ये वाला ज़रूर याद कर लेना एज इट इज़। जैसे मैंने बोला है, जो मोन्ड प्रोसेस होता है वो किसको एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करने के लिए होता है। इसमें अगर एडिशनल थोड़ा और लेवल बढ़ा दो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि मोन्ड प्रोसेस, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन है हमारे पास टाइटेनियम, जिरकोनियम, निकल और आयरन। टाइटेनियम और जिरकोनियम का मैंने आपको टीजर बता दिया, वो किसके लिए था, वैन आर्किल मेथड से। ये दोनों एलिमिनेट हो गए। आयरन के लिए भी नहीं होता है। जो मोन्ड प्रोसेस होता है वो निकल की एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। मोन्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, निकल की एक्सट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पे एडिशनल चीज क्या है कि अगर इन केस आपको ये पूछा जाए कि जो मोन्ड प्रोसेस होता है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि इसका इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। मोन्ड प्रोसेस का इंटरमीडिएट बनता है NiCO4। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, राइटिंग मेरी बहुत खराब है। NiCO4। अब इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, इसकी ट्रिक है मोनिका याद रखना, क्योंकि मोन्ड्स प्रोसेस है, MO आ गया मोन्ड्स प्रोसेस, Ni आ गया निकल, और Ka याद रख लेना इसका CO, मोनिका। मोनिको बन रहा है मोनिका, बट समहाउ याद रखने का तरीका। तो इस क्वेश्चन से आपके पास दो क्वेश्चन बन गए कि मोन्ड्स प्रोसेस जो होता है ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज किया जाता है, निकल को प्यूरिफाई और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर इसी रिएक्शन का आपको इंटरमीडिएट पूछा जाए तो वो होता है NiCO4। ये मिटा दिया यार, तो इसका आंसर रहेगा NiCO4। इसके बहुत ज़्यादा यूजेज है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखो तो पता ही होगा, वो टेट्राहेड्रल होता है। फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपको शायद ही पूछा जाए कि इसकी ज्योमेट्री का, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। आज के पार्ट में इतने ही क्वेश्चन थे मेटलर्जी से। इनकेस अगर और क्वेश्चन मिले, मुझे तो लग रहा है आपके लेवल के ये सफिशिएंट है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपके काम के नहीं रहेंगे। जैसे ये NiCO4 कहाँ यूज, बहुत रेयर चांसेस है पूछा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।